हेलो साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में व्यर्थ करार क्या होते हैं, व्यर्थ करार का मतलब क्या है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनमें कि व्यर्थ करारों के बारे में बताया गया है। साथियों, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2G 2G में व्यर्थ करार को बताया गया है। ऐसे प्रत्येक करार जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं है व्यर्थ कहलाते हैं। मतलब जो करार किसके बीच में होगा, ए और बी, दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच करार होता है। क्या होता है? दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच करार होता है। यह करार अगर, ये जो करार है, यह करार अगर प्रवर्तनीय है, क्या है? प्रवर्तनीय है। अगर मान लीजिए प्रवर्तनीय नहीं है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो व्यर्थ माना जाएगा। अगर प्रवर्तनीय है तो वैध होगा, और प्रवर्तनीय नहीं है तो व्यर्थ माना जाएगा। तो ऐसे करार कैसे? दो पक्षकारों के मध्य जो करार हो रहा है वह अगर विधि द्वारा यानी विधि द्वारा या राजनियम में प्रवर्तनीय नहीं है तो ऐसे करार व्यर्थ करार होंगे, व्यर्थ करार कहलाते हैं ऐसे करार। जो व्यर्थ करार हैं यानी जो परिवर्तनीय नहीं है, मान लीजिए ये परिवर्तनीय नहीं है, ऐसे करार जो परिवर्तनीय नहीं है वह व्यर्थ करार है। क्या है? व्यर्थ करार है। इन व्यर्थ करारों में आप क्या नहीं कर सकते? इनमें आप दावा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? दावा कहां नहीं कर सकते? दावा कोर्ट में नहीं कर सकते क्षतिपूर्ति के लिए। दूसरी चीज, इनका कोई वैधानिक स्तर नहीं होता। इनका कोई वैधानिक स्तर या अस्तित्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व ही नहीं होता है इनका। तो ऐसे करार जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनके संबंध में परिवर्तनीय कराने का कोई कानून में प्रावधान नहीं है, परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते, दावा नहीं किया जा सकता, ऐसे करार व्यर्थ करार कहलाते हैं। तो साथियों, ये हमने आपको व्यर्थ करार क्या होते हैं बताया। अब हम आपको बताएंगे कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित करार कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे करार हैं जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित करार कौन कौन से हैं? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 से 30 तक और धारा 56 में क्या बताया गया है? व्यर्थ घोषित करार के बारे में बताया गया है। तो वो जो सेक्शन 26 से 30 तक है, 56 है, हम एक एक करके सभी सेक्शन आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे करार हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं धारा 26। धारा 26 के अंतर्गत आता है विवाह में रुकावट डालने वाले करार। विवाह में रुकावट डालने वाले करार। विवाह करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और विवाह में रोक करार के लोक नीति के विरुद्ध समझे जाते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक ऐसा करार जो किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा उत्पन्न के लिए करते हैं या किए जाते हैं, तो ऐसे करार व्यर्थ कहलाते हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं, ठीक। सी जो पड़ोसी है वह नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो। सी ने डी के साथ करार किया, सी और डी ने करार किया। सी ने किससे करार किया? डी से, कि तुम जाकर के शादी में रुकावट पैदा कर दो। तो इस प्रकार के जो करार हैं वो क्या है? परिवर्तनीय करार नहीं माने जाएंगे। क्या नहीं माने जाएंगे? विधि द्वारा परिवर्तनीय करार नहीं माने जाएंगे, यानी व्यर्थ करार कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं धारा 27 के अंतर्गत बताया गया है। धारा
27 में बताया गया है कि व्यापार में रुकावट डालने वाले करार, ऐसे करार जो व्यापार में रुकावट डालते हैं, उन करारों को भी व्यर्थ घोषित माना जाता है। धारा 27। साथियों, व्यापार में रुकावट डालने वाले करार, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के अनुसार प्रत्येक करार जो दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले वैध व्यापार अथवा धंधे पर रोक लगाते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर के। रोक अगर कानूनी स्तर पर लगाई जाती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लगाई जाती है, तो उन अपवादों को छोड़ करके अगर कोई किसी के व्यापार में रोक लगाता है, अवरोध पैदा करता है, या इस प्रकार के अवरोध पैदा करने के लिए करार करता है, तो ये क्या होंगे? व्यर्थ होंगे। जहां तक व्यापार में रुकावट होती है, संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है। अतः व्यापार में रोक के करार लोक नीति के विरुद्ध समझे जाते हैं। ए व्यापारी है, बी व्यापारी है, ए का अच्छा धंधा चल रहा है, बी का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। बी ने सी के साथ मिलकर करार किया कि इनके जाकर के यहां पर जाकर के बमबारी कर दो या ग्राहकों को डरा दो। तो इस प्रकार से जो करार हो रहा है वो क्या होगा? विधि द्वारा परिवर्तनीय करार नहीं माना जाएगा। एक प्रकार से विधि द्वारा दंडनीय करार माना जाएगा, विधि द्वारा दंडनीय अपराध माना जाएगा अगर करार के अनुसार सी वहां जाकर के बमबारी करता है। यानी सीधी सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार धंधा करने का संविधान में अधिकार प्राप्त है। अगर कोई किसी के व्यापार में दखलंदाजी, रुकावट पैदा करता है, उसके लिए कोई करार करता है, तो वह करार क्या होगा? विधि द्वारा व्यर्थ माना जाएगा, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। नंबर 3, वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले करार। वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले करार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के अनुसार ऐसे करार जिसके अंतर्गत किसी पक्ष को न्यायालय में वैधानिक कार्रवाई करने से रोका जाता है या निश्चित समय सीमा से उसे कार्रवाई नहीं करने दी जाती, तो ऐसे करार को व्यर्थ करार माना जाएगा। यानी जो वैधानिक कार्रवाई के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, उसको जाने से रोकने के लिए अगर किसी प्रकार का करार होता है, तो इस प्रकार का करार व्यर्थ घोषित करार माना जाएगा। नंबर 4, अनिश्चितता वाले करार। कैसे करार? अनिश्चितता, जिनमें अनिश्चितता है वाले करार। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे करार जो निश्चित या स्पष्ट नहीं हो, जिसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता, व्यर्थ होगा। जैसे ए ने बी को गेहूं बेचने का अनुबंध किया। ए ने बी को गेहूं बेचने का अनुबंध किया। यहां पर निश्चित नहीं है कि कौन सी किस्म या किस प्रकार का गेहूं ए के द्वारा बी को दिया जाएगा, इसमें कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार के जो करार होते हैं वे करार व्यर्थ घोषित करार यानी व्यर्थ करार माने जाते हैं। 5वां है बाजी लगाने के करार। साथियों, धारा 30, ये धारा 29, धारा 30 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30
के अनुसार बाजी लगाने के करार के अंतर्गत दो पक्षकारों के बीच किसी अनिश्चित घटना के निश्चित प्रकार से घट जाने पर एक पक्षकार दूसरे को निश्चित राशि देने का आश्वासन देता है। जस्टिन हॉकिंस के शब्दों में बाजी का करार वह है जिसके द्वारा दो व्यक्ति जो किसी भावी अनिश्चित घटना के संबंध में विपरीत विचार रखते हैं परस्पर यह तय करते हैं कि उस घटना के निश्चित हो जाने पर एक व्यक्ति की दूसरे पर जीत होगी और यह दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को धन या वस्तु देगा। किसी भी पक्षकार को इस करार में उस धन या वस्तु के अतिरिक्त जो कि वह इस प्रकार जीतेगा या हारेगा अन्य कोई तय नहीं होता और ऐसे अनुबंध हेतु किसी भी पक्षकार को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं होता है। शर्त लगाई जाती है, ए और बी ने करार किया कि भाई अभी भारत और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच चल रहे थे, ए ने कहा भारत जीतेगा, बी ने कहा इंग्लैंड जीतेगा, दोनों के बीच करार हो गया। तो भाई जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, जो हारेगा उसको नहीं, यानी जीतने वाला जो है उसको क्या मिलेगा? धन मिलेगा। तो बाजी लगाने के जो करार रहते हैं ये अनिश्चित घटना पर रहते, कोई भी जीत हार सकता है, लेकिन उसकी जो बाजी लगाई जाती है वो इस बात पर से कि भाई इस टीम पे हम लगा रहे हैं, इस बात पर से हम लगा रहे हैं। अनिश्चित घटना के संबंध में बाजी लगाई जाती है। साथियों, दो पक्षकारों के बीच किसी अनिश्चित घटना के निश्चित प्रकार से घट जाने पर, यानी कोई अनिश्चित घटना है, अभी कोई निश्चित नहीं है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन एक चीज निश्चित होगी, या तो भारत हारेगा या इंग्लैंड जीतेगी, या इंग्लैंड हारेगा भारत जीतेगा। तो इस प्रकार के जो बाजी लगाने के करार हैं वह भी विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, उनको भी व्यर्थ माना गया है। उसके बारे में, बाजी लगाने के बारे में हम आपको आगे बताएंगे अलग से कि किस हद तक क्या प्रावधान किए गए हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, फिर है अगला इसमें सेक्शन, जो कि सेक्शन है 56। 56 क्या कहता है? 56 कहता है कि असंभव कार्यों को करने का करार। 6 धारा 56 असंभव कार्य को करने का करार। इस धारा के अनुसार, भारतीय संविधान नियम की धारा 56 के अनुसार, ऐसा कोई कार्य जिसे करना असंभव है उसके लिए कोई करार होता है तो ऐसे करार क्या रहेंगे? व्यर्थ करार कहलाएंगे। आसमान से तारे तोड़ने का करार, बिना परीक्षा दिए पास किए जाने का करार, जैसे ए ने बी से कहा कि हम बिना परीक्षा के पास करवा देंगे, तो इस प्रकार का जो करार हुआ वह क्या माना जाएगा? व्यर्थ घोषित करार माना जाएगा। तो साथियों, ये हमने कुछ आपको व्यर्थ घोषित करार बताए जो व्यर्थ माने जाते हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।